नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनू। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, इस टाइम हम लोग यूथ कंपटीशन की ज्योग्राफी की जो बुक है, जिसमें दोस्तों चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिया है। और दोस्तों ये बुक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दोस्तों ये बुक जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, इस बुक में दोस्तों सभी को समाहित किया गया है। और दोस्तों ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है इसमें दोस्तों। और दोस्तों ये एग्ज़ाम के पैटर्न पे और एग्ज़ाम को देखते हुए इसमें दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, इसमें सभी को समाहित किया गया है। और दोस्तों एक खास बात इस बुक में और है कि ये दोस्तों ये जो बुक है यूथ कंपटीशन की ज्योग्राफी की दोस्तों, इसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ठीक। और 13,000 क्वेश्चन दोस्तों बहुत होते हैं, जो किसी एग्जाम को आप जब क्रैक करेंगे और 13,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आपको इस बुक से। और दोस्तों ये बुक इसलिए भी है इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें जितने भी अदर स्टेट हैं दोस्तों, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों, इसमें जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी अदर स्टेट हैं दोस्तों, वहाँ के जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम हुए हैं दोस्तों, सभी को इसमें समाहित किया गया है। तो दोस्तों ये बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसको आपको देखना भी नहीं, अगर चाहेंगे तो आप इसको हेडफोन या ईयरफोन लगा के आराम से आप सुन सकते हैं, आराम से ऐसे, और जो केवल रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी और उनका विश्व वितरण, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये भाग 5 है स्थल मंडल का, ठीक है दोस्तों। 5 भाग हो चुका है दोस्तों, आज ये 6ठा भाग है स्थल मंडल का। और दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग ज्वालामुखी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। दिया है दोस्तों पहला क्वेश्चन, 144वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों ज्वालामुखी का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है दोस्तों। तो सूची 1 और सूची 2 को दोस्तों मिलाना है, ठीक है। और ये दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और ज्वालामुखी पर्वत दिया है और देश दिया है दोस्तों कि किस देश में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, जैसे दिया है माउंट रेनियर, ठीक दोस्तों। माउंट रेनियर कहाँ का है दोस्तों? माउंट रेनियर दोस्तों ऑप्शन ए का दोस्तों, ए माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है दोस्तों। माउंट एटना से इटली हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और माउंट पैराकुटिन, ठीक है दोस्तों। माउंट पैराकुटिन दोस्तों मैक्सिको का है, ठीक है। और दोस्तों ये माउंट अपो, ठीक, माउंट अपो तो फिलीपींस, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों ए का 4, ठीक। और बी का दोस्तों दिया है, बी का 1, ठीक। और सी का दोस्तों 2 दिया है। और डी का दोस्तों 3 दिया है, यानी कि दोस्तों 41, 23 दिया है दोस्तों, ठीक। तो आइए दोस्तों 41, 23 देखते हैं किस में दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 41, 23, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन आएगा जो पेपर में, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो मतलब दोस्तों इसको जो सुमेलित करने के लिए दे देंगे दोस्तों, या सूची को दे देंगे मिलाने के लिए। अब दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे जैसे एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों इसमें, अब आया है, अब ये 4 क्वेश्चन दिया है दोस्तों इसमें, ठीक। 4 क्वेश्चन जो दिया है, अब दोस्तों ये पूछ देगा कि पैराकुटिन किस देश का ज्वालामुखी है। अब ये तो दोस्तों ये तो मिलान करने वाला है, तो इसमें हो जा रहा है, ठीक। अगर क्वेश्चन दे देगा निम्न में से पैराकुटिन किस देश का ज्वालामुखी है, तो दोस्तों इसमें डाल देगा मेक्सिको, फिलीपींस, अदर और ब्राजील, ठीक है, कनाडा। तो दोस्तों ऐसे करके ये पूछ देगा, ठीक। तो इसलिए दोस्तों ये छोटी छोटी चीज को बारीकी से अच्छे से देखना है, ठीक है दोस्तों, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जैसे दिया है दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत देश, ठीक है दोस्तों। दिया है माउंट रेनियर जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का है, माउंट रेनियर।
एटना, एटना से इटली हो जाएगा दोस्तों। पैराकूटिन, ठीक, पैराकूटिन मेक्सिको, मेक्सिको, ठीक, पैराकूटिन, पैर से दोस्तों कूट दो, मेक्सिको, मैक्सिमम लोग पैर से कूट दें, ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको याद करना, ठीक है। तो पैराकूटिन हो जाएगा। अपो, माउंट अपो, माउंट अपो फिलीपींस, ठीक है दोस्तों। तो अपो फिलीपींस, ठीक, अपो फिलीपींस, ऐसे दोस्तों याद कर लो। अपो फिल, अपोफिल, अपोफिल, ठीक। तो ऐसे दोस्तों याद करने, दोस्तों क्वेश्चन को जैसे भी याद कर लें आप, तोड़ मरोड़ के जैसे भी याद हो रहा है उसको ऐसे याद कर लें, दिमाग में बैठा लें, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 दिया है दोस्तों। कह रहा अंतर्जात बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अंतर्जात बल के बारे में दोस्तों पूछ रहा है, ठीक। कह रहा है भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती हैं, ठीक, ठीक है दोस्तों। ये तो सही है दोस्तों कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा होती हैं, द्वारा उत्पन्न होती हैं, ठीक। और दोस्तों दूसरा है उत्त संवलन और अवसंवलन तनाव, तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक। तो दिए गए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है, ठीक, ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक। आइए दोस्तों उत्त संवलन और अवसंवलन, दोस्तों जो ऊपर उड़ जाता है दोस्तों उत्त संवलन हो जाएगा, जो नीचे धंस जाएगा उसको अवसंवलन कहते हैं। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, ठीक, काफी बड़ी व्याख्या है। कह रहा है दोस्तों ज्वालामुखी प्राय एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र या खुला भाग होता है, ठीक। जैसे दोस्तों ये होता है खुद इतना ही, इससे बड़ा अगर छोटा रहेगा तो क्रेटर हो जाएगा दोस्तों, और बड़ा हो जाएगा कॉल्डेरा हो जाएगा, ठीक है। जिससे होकर भूगर्भ से अत्यंत तप्त गैस, तरल, लावा और चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य अथवा अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल से तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाता है तो उसे भूकंप कहते हैं। जब दोस्तों बाह्य, बाह्य अज्ञात मतलब बाह्य आंतरिक जो भी जहां से भी, ठीक, अंतर्जात बलों के कारण पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से उत्पन्न, तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाती है तो उसे भूकंप कहते हैं, ठीक, पैदा हो जाती है तो उसे भूकंप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण, जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल के बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उड़ जाता है, ठीक, गुंबद के आकार, जैसे गुंबद के आकार दोस्तों ये ऊपर उड़ गया तो उसे उत्त संवलन कहते हैं, ठीक। जो गुंबद के आकार के तरह दोस्तों ऊपर उड़ जाएगा क्षैतिज संतलन के कारण, ठीक, ऐसे क्षैतिज संतलन के कारण जो गुंबद के आकार का हो जाता है उसे उत्त संवलन कहते हैं। और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है, ठीक, जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़ जाता है तो बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है तो उसे उत्त संवलन कहते हैं। जो गड्ढे की तरह हो या बेसिन की तरह बन जाए, ठीक, उसको क्या कहते हैं, अवसंवलन कहते हैं। अतः ज्वालामुखी आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक, ये तो सही है आकस्मिक, जबकि भूकंप बाह्य एवं अंतर्जात दोनों बलों से उत्पन्न होते हैं। जो दोस्तों भूकंप होता है ये बाह्य और अंतर्जात दोनों बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। उत्त संवलन और संवलन संपीड़न बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक, उत्त संवलन और असंवलन संपीड़न बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है। आयोग ने इसका विकल्प डी माना है, ठीक। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है, ठीक। तो दोस्तों ये तो सबको पता है कि प्रतिशत सबसे ज्यादा क्या निकलती है, जलवाष्प निकलता है, करीब 60% होता है दोस्तों, ठीक, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं।
कह रहा है सर्वप्रथम जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, ठीक, तो गैस बड़े जोरों के साथ भूपटल के तोड़कर धरातल पर प्रकट होती है, ठीक, तोड़कर धरातल। इन गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत जलवाष्प का होता है। संपूर्ण जलवायु ज्वालामुखी का 7 से 90% भाग जलवाष्प द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक। जलवाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि महत्वपूर्ण योगदान होता है। ज्वालामुखी से निश्चित बड़े बड़े टुकड़ों को बम, मटर के दाने या अखरोट के आकार वाले टुकड़ों को लेपली कहते हैं। जब पिघला हुआ मैग्मा द्रव के रूप में बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं, ठीक। जब पिघला हुआ मैग्मा द्रव के रूप में बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें क्या होता है, बम होता है, जो बड़े बड़े टुकड़ों को बम कहते हैं। अब एक ब्रेसिया होता है दोस्तों, ब्रेसिया, बम, ब्रेसिया, लेपली, जो मटर के दाने के समान होते हैं उसको लेपली कहते हैं, ठीक। और दोस्तों जो लावा पृथ्वी के अंदर रहेगा तो उसको मैग्मा कहेंगे, और जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाएगा तो लावा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है? कौन ऐसी है जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है? तो बैथोलिथ तो है दोस्तों, लाइपोलिथ भी है, क्रेटर भी है, लेकिन क्लिफ नहीं है, ठीक। एक क्लिफ नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये महासागरी जो महासागरी है दोस्तों, महासागरी कार्य उसी के द्वारा ये बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों, क्लिफ। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। बैथोलिथ, लाइपोलिथ और क्रेटर का निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है, ठीक। बैथोलिथ, लाइपोलिथ और क्रेटर का निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है, जबकि क्लिफ का निर्माण सागरी तरंगों के द्वारा अपरदन की क्रिया से होता है, ठीक। सागरी तरंगों के द्वारा होता है, वो भी अपरदन की क्रिया, ठीक है। सागरी तरंगों के द्वारा अपरदन से जब किसी सागर का तट एकदम सीधा खड़ा होता है, ठीक, किसी सागर का तट एकदम सीधा खड़ा होता है तब उसे तटीय भृगु या तटीय क्लिफ कहा जाता है, ठीक, तटीय भृगु या तटीय क्लिफ। बैथोलिथ, लाइपोलिथ ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्तन रूप है, ठीक, ये दोनों आंतरिक हैं, बैथोलिथ, लाइपोलिथ। क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर निर्मित गर्तनुमा आकृति को कहते हैं। जब यह क्रेटर अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं, ठीक। जब छोटा मुंह रहेगा दोस्तों तो क्रेटर, जब बड़ा मुंह हो जाएगा तो कॉल्डेरा कहेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है दोस्तों, 148। आइए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कैरिबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप, कौन? मार्टिनिक द्वीप कहाँ है? कैरिबियन द्वीप, कैरिबियन समुद्र में, ठीक है। माउंट पीली विस्फोट, जो माउंट पीली विस्फोट किस वर्ष हुआ था जिसमें 28,000 लोग मारे गए थे, ठीक। अब तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन इसको आप लोग याद करो कि मार्टिनिक द्वीप कहाँ है? तो मार्टिनिक द्वीप कैरिबियन समुद्र में है, अटलांटिक महासागर में, ठीक। और ये 1902 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। माउंट पीली विस्फोट मार्टिनिक में हुआ था दोस्तों और 1902 में हुआ था, ठीक। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या दिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, दिया है सन 1902 में कैरिबियन समुद्र में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पीली विस्फोट में लगभग 28,000 लोग मारे गए। पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर, तब पश्चिमी द्वीप समूह, ठीक है, मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का भयंकर उद्भेदन हुआ। इसी आधार पर अत्यधिक विस्फोट उद्गार वाले ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उद्गार से पहले शंकु या गुंबद का
गुंबद उड़ते अधिकांश रूप में नष्ट हो जाता है। ठीक, नष्ट हो जाता है। इसी तरह जावा और सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य सन 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। कब हुआ? क्राकाटोआ 1883 में। और जावा और सुमात्रा के मध्य सुंडा। ठीक, पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। ठीक, पिलियन प्रकार के होते हैं। इस तथा इसका उद्गार सबसे अधिक विस्फोट एवं भयंकर होता है। इससे निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा तथा लसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा को कठोर पट्टी जमा हो जाती है तथा अगले उद्गार के समय भयंकर गैसें इन्हें तीव्रता से तोड़कर बाहर आवाज करती हुई धरातल को प्रकट करती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन 1 मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी कब विस्फोट हुआ था? 1883 में। किनके बीच हुआ था दोस्तों? जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा है, इनके बीच में दोस्तों, जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जलडमरू मध्य है, उसी के बीच में हुआ था क्राकाटोआ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा? कब? 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक, सबसे बड़ा विस्फोट, सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा? ठीक, ऑप्शन ए नोवा राफ्टा, माउंट सेंट हेलेंस, मोना किया, येलोस्टोन। आरपीएससी में दोस्तों पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2020 में। तो दोस्तों 20वीं शताब्दी में तो नोवा राफ्टा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक, कह रहा है 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन 1912 में अलास्का प्रायद्वीप पे नोवा राफ्टा में हुआ था। नोवा राफ्टा में हुआ था। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। अब पूछ सकता है कि नोवा राफ्टा कहाँ है? पहला क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा अलास्का। अलास्का का है नोवा राफ्टा। ठीक, ये नोवा राफ्टा है क्या, ये भी पूछ सकता है। तो ये ज्वालामुखी है। ठीक, नोवा राफ्टा ज्वालामुखी है। ठीक है, अलास्का प्रायद्वीप में सबसे बड़ा नोवा राफ्टा विस्फोट कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक, आगे दोस्तों देखते हैं। यह उद्भेदन 6 जून से प्रारंभ हुआ। कब? 6 जून से। तथा एक अनुमान के अनुसार 15 घन किलोमीटर मैग्मा विस्फोट रूप से मिश्रित हुआ। इसकी मात्रा किलायु यानी हवाई में 230 वर्षों के विस्फोट के बराबर है। यहाँ 1980 ईस्वी में माउंट सेंट हेलेंस द्वारा विस्फोट मात्रा का लगभग 30 गुना है। जो माउंट सेंट हेलेंस है, माउंट सेंट हेलेंस ये विस्फोट हुआ, उसका 30 गुना है ये नोवा राफ्टा। ठीक, वही कह रहा है। विस्फोट के दूरस्थ स्थान होने के कारण वैज्ञानिकों ने 1918 ईस्वी तक इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया। ठीक, 1918 तक, यानी कि 6 वर्षों तक इसका कोई दौरा ही नहीं किया। उन्होंने उक्का नदी घाटी को जलवायु ज्वालामुखी जमा और भाप से फ्यूम रोल से भरा हुआ पाया, तो उन्होंने इसे 10,000 धूम्र घाटों की घाटी कहा। ठीक, कितना? 10,000 धूम्रों की घाटी कहा। ठीक है, अलास्का में है। ठीक है, अलास्का में ही तो है 10,000 धूम्रों घाटी, उसी को कह रहा नोवा राफ्टा भी वही है। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है। ठीक, अभी दोस्तों बताएं कि इस जब पृथ्वी के अंदर रहेगा तो वो मैग्मा होगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है, मैग्मा। और जब यही मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाएगा तो ये लावा हो जाता है। ठीक, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रहा है ज्वालामुखी भूपटल पर वो प्राकृतिक दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, गैस, राख आदि बाहर निकलते हैं। ठीक, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर गैस, राख जितने भी होते हैं दोस्तों, भूपटल पर वो प्राकृतिक दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, गैस, राख आदि बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ मैग्मा कहलाता है। ठीक, पृथ्वी के अंदर जब यही बाहर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा ज्वालामुखी रूप में और बाहर पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसे लावा कहते हैं। बस सिंपल दोस्तों, इसको ऐसे याद रखना है, जो पृथ्वी के अंदर रहेगा उसको मैग्मा, जब पृथ्वी के बाहर आएगा उसको लावा। इसको दोस्तों हम कैसे याद किए हैं एक बार आप लोगों को बता दें कि जब जैसे मान लीजिए गांव में आप रहते होंगे तो गांव में जो दोस्तों वहाँ पे हम लोगों के यहाँ जो एक गेहूँ, चावल या चना, मटर कुछ भी आप उसको आग में डालकर भुनवाते हैं दोस्तों, तो जैसे ये नहीं देखते हैं दोस्तों, जो ये भूजा वूजा लगाते हैं, तो मान लीजिए दोस्तों आप चावल डाल दिए तो अंदर रहता है तो वो लावा बन के ऊपर आ जाता है, तो लावा ऊपर ही आ जाता है। ऐसे ही दोस्तों जो नीचे रहता है मैग्मा होता है, जब ऊपर आता है तो लावा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम इसको याद किए, तो आप लोग भी याद कर लें ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत। अब दोस्तों ये देखो, उष्ण स्थल सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित है, नवीनोलित वक्तों से उत्पत्ति से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, महासागरीय धाराओं से। ठीक, तो दोस्तों ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित है उष्ण स्थल सिद्धांत। ठीक, अब दोस्तों आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, फिर बताते हैं क्वेश्चन दोस्तों कैसे कैसे रहता है। ठीक, जैसे दोस्तों दिया है टूजो विल्सन उष्ण स्थल सिद्धांत ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा उष्ण स्थल सिद्धांत किसने दिया, टूजो विल्सन ने दिया। ठीक, टूजो विल्सन ने दिया, किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है। ठीक, अब देखो दोस्तों, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन ने ही किया। प्लेट शब्द किसने दिया, टूजो विल्सन ने दिया। ठीक है दोस्तों, प्लेट विवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक का हैरी हेस को जाता है। ठीक, सिद्धांत के प्रतिपादन के रूप में हैरी हेस आएंगे, किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन ने किया। ठीक, कौन किया दोस्तों, मॉर्गन किया वैज्ञानिक व्याख्या, प्लेट विवर्तन नहीं किया। वैसे हैरी हेस जाएगा, लेकिन अगर वैज्ञानिक व्याख्या देखा है तो मॉर्गन किया था। ठीक, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और फिर ठोस हो जाता है क्या कहलाता है, तो दोस्तों लावा कहलाता है। अभी आप लोग देखें हैं, सिलिकेट तो होगा नहीं, क्वार्ट्ज तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रेनाइट होगा नहीं, क्योंकि ये चट्टान से संबंधित है। हालांकि जब पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा बाहर निकलता है तो लावा रूप में जम जाता है, तो फिर इसी से ये दोस्तों चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक, तो वही है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और ठोस हो जाती है जो लावा कहलाती है। ठीक, जो पृथ्वी के नीचे है तो वो तो लावा मैग्मा है, जब ये पृथ्वी के ऊपर आकर ठोस हो जाते हैं तो लावा हो जाता है। ठीक, जब ज्वालामुखी उद्गार के साथ द्रव्य के रूप में पिघला हुआ भाग बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। ठीक, पिघला हुआ भाग में अगर वो बाहर आ गया पृथ्वी पे तो उसको हम लावा कहेंगे, और नहीं तो उसको जो पृथ्वी के अंदर है लिक्विड के फॉर्म में उसको हम लोग मैग्मा कहेंगे। बस सिंपल सी बात है दोस्तों। लावा दो प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों लावा पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तो लावा आपको पता होना चाहिए, दो प्रकार के होते हैं। एक गाढ़ा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है,
जिसे अम्लीय लावा या एसिड लावा कहा जाता है। ठीक, लावा दो प्रकार का होता है, एक गाढ़ा होता है, ठीक, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो, कितना 60 से 80-90% तक होती है, ठीक, जिसे अम्लीय लावा या एसिड लावा कहते हैं। दूसरा लावा पतला होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, पतला होने के कारण यह लावा अधिक दूर तक फैल जाता है, फलस्वरूप पठार का निर्माण होते हैं, जिसे पैट्रिक लावा या बेसिक लावा कहते हैं। ठीक है, तो जो बहुत पतला होता है एक बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा है दोस्तों। ज्वालामुखी से निकलने वाला धूल और राख सामग्री को के रूप में जाना जाता है। ठीक, सामग्री को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसके हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है पायरोक्लस्टस, क्लस्टस, ठीक, हाइपरक्लास्टिक, हेपिरोक्लास्टिक, सीरोक्लास्टिक। ठीक है, सीरोक्लास्टिक। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। और दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है, पायरोक्लास्टर। ठीक, पायरोक्लास्टर। जैसे कह रहा है ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को पायरोक्लस्टस, पायरो मतलब बहुत छोटा छोटा दोस्तों, क्लस्टस के रूप में जाना जाता है। ठीक, पायरोक्लस्टस के रूप में कहा जाता है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को पायरोक्लस्ट के रूप में जाना जाता है। पायरोक्लस्ट के रूप में ज्वालामुखी से अगर निकल धूल राख कर तो उसको पायरोक्लस्ट कहते हैं। ठीक है, पायरोक्लस्ट के अंतर्गत विखंडित पदार्थ के बारीक कणों से लेकर बड़े वृत्ताकार बम तक को शामिल किया जाता है। अब देखो दोस्तों, जैसे पायरोक्लास्टर होता है, जो छोट से छोट लेके राख से लेके बड़ा तक होता है, उसको पायरोक्लस्टर्स कहते हैं। ठीक, ये पायरोक्लस्टर्स में ही आएगा, छोटे से लेके बड़े तक। ठीक, ज्वालामुखी से निश्रित बड़े बड़े टुकड़ों को बम कहते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े टुकड़े बम हो जाएंगे, मटर के दाने या अखरोट के आकार के रहेंगे, उनको लैपली कहेंगे। ज्वालामुखी उद्गार के साथ द्रव रूप में पिघला हुआ भाग जो बाहर आता है उसे लावा कहते हैं, और जो अंदर रहता है उसको मैग्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है? जो सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है। ठीक, ऑप्शन ए, यह युवा मोरदार पर्वत श्रृंखला से संबंध पाए जाते हैं। किससे? मोरदार पर्वत श्रृंखला से संबंध पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन बी, यह नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं। ठीक, यह नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं। यह पुराने क्षैतीय पहाड़ की श्रृंखला में संबंध होते हैं। ये समुद्री बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अमुक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी सही है कि यह समुद्री बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अमुक होते हैं। ठीक, अमुक होते हैं, समुद्री बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अमुक होते हैं। ऑप्शन डी सही है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला का बनना सही ढंग से वर्णित करता है। सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला का बनना सही ढंग से वर्णित करता है। जो सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व वितरण, समुद्र बेसिन जहाँ होता है ना दोस्तों, समुद्र बेसिन जहाँ के आसपास के श्रृंखला का बनना सही ढंग से वर्णित होता है कि जाके श्रृंखला बन जाए। ठीक, इटली का एटना, ठीक, इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप का माउना लोआ आदि सक्रिय ज्वालामुखी है। अब दोस्तों पूछ लेगा कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, तो माउना लोआ
सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का। इटली का इटना और स्ट्रोम्बोली, ये दोनों यस स्ट्रोम्बोली और इटना ये भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है दोस्तों। इक्वाडोर का कोटोपेक्सी जो है, अब कोटोपेक्सी किसका है दोस्तों? इक्वाडोर का। डोर छोड़ दोगे तो बहुत कोटे की तरह बढ़ जाएगा। ठीक, पेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चिली का एकांगुआ है, सबसे ऊंचा पूछ देगा। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछ देगा। ऊंचा तो है लेकिन वो सक्रिय है, तो कोटोपेक्सी हो जाएगा इक्वाडोर का। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है चिली का, एकांगुआ है, लेकिन ये मृद है। ये मृद है और एकांगुआ गु खाली हो भैया, गुआ, तो ये चिली का है। और कोटोपेक्सी दोस्तों इक्वाडोर का है, सबसे ऊंचा है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। अब अकांगुआ कहाँ का है दोस्तों? अकांगुआ दोस्तों, अकांगुआ चिली का है। ठीक, अकांगुआ चिली का है। और इटली का एटना है और स्ट्रोम्बोली है, जो दोनों सक्रिय है। और हवाई द्वीप का मोनोलोआ है। ठीक, ये भी सक्रिय है। और इक्वाडोर कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवी प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? परिध्रुवी प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं, जो प्रशांत के जो चारों तरफ पट्टी पाई जाती है उसका भाग नहीं है। इल्यूसियन द्वीप समूह, मिंडनाओ द्वीप समूह, सखालिन द्वीप समूह और अजोर्स द्वीप समूह। ठीक, तो दोस्तों ये दिया है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अजोर्स द्वीप समूह, जो परिध्रुवी प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है। ठीक, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। इल्यूसियन द्वीप समूह, मिंडनाओ समूह, सखालिन द्वीप समूह परिध्रुवी प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है। ठीक, ये इसका भाग नहीं। अजोर्स द्वीप मध्य अटलांटिक घटक, किस कहाँ का? मध्य अटलांटिक घटक अजोर्स द्वीप ज्वालामुखी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब पूछ देगा अजोर्स द्वीप किस क्षेत्र में आता है, तो मध्य अटलांटिक घटक में आएगा। ठीक, मध्य अटलांटिक घटक में अजोर्स द्वीप आते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? ठीक, ज्वालामुखी देश इरेबस सुमेलित नहीं है दोस्तों, जापान। तो दोस्तों ये तो पहला ही मिल गया, क्योंकि इरेबस दोस्तों कहाँ का है? अंटार्कटिका का है। ठीक, माउंट अनुंग इंडोनेशिया का है। ग्रीम्स वोट्स आइसलैंड का है, ओन्स आइसलैंड का। किलायू संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक, तो आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है। कहाँ? माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है। अन्य सभी सही सुमेलित है। ठीक है, आइए दोस्तों 157 देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह में 2500 फैदम था। जो ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह में, ज्वालामुखी की उत्पत्ति समुद्र की सतह में कितना? 2500 फैदम था। उससे अधिक गहराई पर निक्षेपित, क्या? उससे अधिक गहराई पर निक्षेपित। ठीक, उससे अधिक गहराई पर निक्षेपित होते हैं, कहलाते हैं। ठीक, समुद्री निक्षेप, लाल मिट्टी, कैल्शियम युक्त पंख, रेडियोलेरियन पंख। तो दोस्तों जैसे ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह में, कहा? समुद्र की सतह में 2500 फैदम था। ठीक, सबसे अधिक गहराई पर निक्षेप होता है, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये लाल मिट्टी कहलाते हैं। ठीक, लाल मिट्टी कहलाते हैं, जो सबसे नीचे होते हैं, क्योंकि ये एक
कार्बनिक होता है और एक अकार्बनिक होता है, जिसको कह सकते हैं एक जो जैविक होता है और एक अजैविक होता है। ठीक, तो अजैविक में आएगा दोस्तों लाल मिट्टी। ठीक है, आइए दोस्तों की इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह से 2500 फैथम था, उससे अधिक गहराई पर निक्षिप्त होता है, लाल मिट्टी कहलाते हैं। इससे अधिक अगर 2500 फैथम से नीचे गया, ठीक, तो ये लाल मिट्टी कहलाता है। ठीक, रेडियोलेरियन पंख का जमाव सागरी भागों के ठंडे तथा उष्ण भागों में अधिकता से पाया जाता है। कहाँ सागरी भाग है, ठंडे तथा उष्ण भाग में अधिकता से पाया जाता है रेडियोलेरियन पंख। इसका निर्माण फेरामीनाफेरा नामक जाति के सूक्ष्म जीव के कोषों द्वारा होता है। रेडियोलेरियन पंख सामान्यतः 2000 से 5000 फैथम की गहराई में पाया जाता है। कितना? 2000 से 5000, इसको रेडियोलेरियन पंख पाया जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी की सही आकृति क्या है? ई, ऑप्शन ए इलिप्सॉइड, ऑप्शन बी जॉयड, ऑप्शन डी सर्पेड, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, जॉयड। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि पृथ्वी की आकृति जॉयड है। इस विकल्प में न होने पर सर्पेटाइड मान्य होगा। ठीक, अगर जॉयड नहीं होगा तो सर्पेटाइड मान्य होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे दिया है दोस्तों सुमेलित वाला, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अकांगुआ अर्जेंटीना, कोटोपेक्सी सूडान, किलिमंजारो तंजानिया, देनाली अमेरिका। ये तो सही है, किलिमंजारो तंजानिया ये भी सही है, अकांगुआ अर्जेंटीना में ये भी सही है। लेकिन ये कोटोपेक्सी सूडान कहाँ है? कोटोपेक्सी तो इक्वाडोर है, इक्वाडोर है। जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? इक्वाडोर में स्थित कोटोपेक्सी है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या है ये देख लेते हैं। क्या कोटोपेक्सी दक्षिण अमेरिका प्रायद्वीप में अवस्थित देश इक्वाडोर में स्थित है। ठीक, कोटोपेक्सी जो है यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोट नहीं होता? विस्फोट नहीं होता भाई। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोट नहीं होता? जो विस्फोट ही नहीं होता। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन सा एक विस्फोट नहीं होता? हीलियम तो होता ही है, ऑप्शन बी हवाई तुल्य, ऑप्शन सी स्ट्रोम्बोलियन, ऑप्शन डी वोल्केनियन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हवाई तुल्य। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोट नहीं होता? तो ज्वालामुखी नहीं होता। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। क्या व्याख्या है इसकी? कह रहा है हवाई तुल्य प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है। ठीक, शांत ढंग से होता है हवाई तुल्य जो प्रकार के, तब विस्फोट बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण गैस की तीव्र गति में कमी का होना तथा लावा का पतला होना। ठीक, जब गैस कम रहेगा, ठीक, और हवाई और मतलब उसमें कम रहेगा तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा प्रेशर लगा नहीं पाएगा। ठीक, और तीव्रता में भी कमी रहेगी तो ये ज़्यादा विस्फोट तो कर पाएगा नहीं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी
जो विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी है। ठीक, फ्यूजियामा कहाँ का है दोस्तों? ये जापान का है। क्राकटोआ कहाँ? इंडोनेशिया का है। इटना कहाँ? इटली का है। ठीक है, तो सबसे सर्वोच्च शांत पूछा है तो अकांगुआ है। ठीक, अकांगुआ है दोस्तों सबसे शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक, इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। क्या क्या व्याख्या में कह रहा है दोस्तों? विश्व का सर्व शांत ज्वालामुखी अकांगुआ 6,962 मीटर है। ठीक, विश्व का शांत ज्वालामुखी अकांगुआ एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पे? एंडीज अकांगुआ। ठीक, अन्य शांत ज्वालामुखी पोपा म्यांमार, तंजानिया, किलिमंजारो, को सुल्तान ईरान में स्थित है। ठीक, ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 162 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं। स्ट्रोम्बोलियन कौन दोस्तों? स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी सिसिली, वोल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी, पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप, विसुवियस ज्वालामुखी इटली। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसी को बताना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप नहीं है। जैसे स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी सिसिली में है, वोल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी पे, ठीक, और पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे, ये गलत है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। ठीक, इटली में है विसुवियस ज्वालामुखी। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्नानुसार विकल्प सही सुमेलित नहीं है तथा अन्य सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है। ज्वालामुखी और स्थान, जैसे पिलियन ज्वालामुखी, तो पिलियन तो भैया मार्टिनिक द्वीप है जहाँ वहाँ दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी सिसिली लिपारी द्वीप, ठीक, सिसिली लिपारी द्वीप, वोल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप, ठीक, वोल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप, विसुवियस ज्वालामुखी इटली, विसुवियस ज्वालामुखी इटली। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसको याद करना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये टीजीटी 2021 में पूछी 11 में पूछा था। और दोस्तों 21 में इसमें से 4 है, एक उठा कर डाल देगा, बोल देगा कौन सा है तो बताइए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिलियन ज्वालामुखी मार्टिनिक द्वीप पे, स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी सिसिली द्वीप या लिपारी, वोल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी पे है, और विसुवियस ज्वालामुखी इटली नेपल्स की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलेन किसका उदाहरण है? तो डोम पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, पठारीय पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो सेंट हेलेना जो है दोस्तों ये ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलेन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। माउंट सेंट हेलेन जो है ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कहाँ? उत्तरी अमेरिका। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकले पदार्थ के जमाव से होता है। ठीक, उद्गार के फलस्वरूप निकले जमाव पदार्थ से होता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चिली का अकांगुआ है, 6,962 मीटर है। ये मृद सागर है। ठीक है, मृद सागर अकांगुआ चिली का है, विश्व का सबसे ऊंचा है 6,962 मीटर। ये मृद ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। सल्फा तारा इनमें से किसका एक प्रकार है? सल्फा तारा इनमें से किसका एक प्रकार है? तो ज्वालामुखी, गोलन पर्वत, विच्छेदित पठार, जलोढ़ मैदान, गर्म पानी का सोता। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। सल्फा तारा ये ज्वालामुखी का एक प्रकार है। ठीक है,
आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा धुएं के साथ, जैसे धुआं होता है ना, वाष्प गैस के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ भी निश्चित होते हैं। इनमें प्रमुखता गंधक की होती है। ठीक, किसकी? गंधक की। ऐसे धुआरे जिसमें अधिक मात्रा में गंधक निकलता है उन्हें गंधकीय धुआरे अथवा सल्फा तारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको उन्हें गंधकीय धुआरे अथवा सल्फा तारा कहते हैं। ठीक, धुआं जिसमें से निकलता है। ठीक है, धुआरे अथवा धूम्र छिद्र लैटिन भाषा के फ्यूमल रोल शब्द से लिया गया। किससे? फ्यूमल रोल शब्द से लिया गया, जिसका तात्पर्य ऐसे छिद्र से होता है जिसके सहारे गैस, ताप तथा वाष्प निकली है। दूर से देखने से ऐसा लगता है मानो जोर से धुआं ही धुआं निकल रहा है। ठीक है, दूर से देखने से। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 165 देते हैं। लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? लुजोन पे स्थित। ठीक है दोस्तों, लुजोन पे, लुजोन है कहाँ? ठीक है दोस्तों, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, हवाई। तो लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस में है। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस का है, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस का है। ठीक है, आइए दोस्तों इसी हम लोग व्याख्या देखते हैं, क्या कह रहा है व्याख्या। कह रहा है लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। लुजोन फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है, लुजोन। अब पूरी जगह फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लुजोन। जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी तथा इंडोनेशिया में क्राकाटोआ ज्वालामुखी अवस्थित है, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त, ठीक है दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सबको पता है दोस्तों, बैरन है। और ये नारकोंडम है दोस्तों, ये मृद है, मृद ज्वालामुखी है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रहा है भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है जो बृहद अंडमान में स्थित है। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत में मात्र एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है बैरन द्वीप। क्या है? बैरन द्वीप। ठीक, जो किस अंडमान में स्थित है? लघु, मध्य, निम्न, इनमें से कोई नहीं। तो ये बृहद अंडमान में स्थित है। ठीक, बैरन द्वीप बृहद अंडमान में स्थित है। ठीक है, यहीं पर नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप भी स्थित है, यहीं पर बृहद अंडमान में। जो सुप्त ज्वालामुखी है, सोता हुआ ज्वालामुखी है, ये द्वीप टर्शियरी कालीन अराकानियोमा के विस्तारित भाग है। ठीक है, टर्शियरी काल के, टर्शियरी काल के अराकानियोमा के विस्तृत भाग है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का? ठीक, मोना लोआ कहाँ का है? जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अलास्का का है, जापान का है, हवाई द्वीप का है, फिलीपाइंस का है। ठीक है, तो मौना लोआ दोस्तों कहाँ का है? तो ये हवाई का है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप का है। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या है क्वेश्चन। फिर मोना लोआ हवाई द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, अब यहाँ तुमको पता होना चाहिए तो मोना लोआ कहाँ का है? हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ का? हवाई द्वीप का। वर्तमान में विश्व में जागृत ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 है। उदाहरण स्वरूप फिलीपींस का पिनाटुबो, इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली आदि सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक, विदित है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, भारत भी एक ही मात्र है
सक्रिय ज्वालामुखी बैरंदी। ठीक है, आइए दोस्तों 160 फिर देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। ये तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। लहर है, लैपली है, टफ है, ला टानो टालस नहीं है, टालस नहीं है। ठीक है दोस्तों, टालस नहीं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक, ऑप्शन डी सही होगा टालस। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा तथा गैसों की उत्पत्ति से लेकर उनके ऊपर की ओर अग्रसर होने तथा भूपटल के नीचे प्रविष्ट होने और धरातल पर प्रकट होने तथा शीतल और ठोस होकर ठीक रवेदार एवं और रवेदार शैलों का निर्माण तक की सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक, लहर, लैपरी, टफ आदि क्रियाएं ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, जबकि टालस हिमानी प्रकरण से संबंधित हस्ताकृति है। किससे? टालस। ठीक है दोस्तों, टालस दोस्तों हिमानी से। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है। ठीक, सर्वाधिक विस्फोटक कौन सा है दोस्तों? तो ये तो दोस्तों हवाईयन है, वॉल्केनियन है, स्ट्रोम्बोलियन है, विदर है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है। ठीक है, सर्वाधिक विस्फोटक कौन सा है दोस्तों? तो वॉल्केनियन सर्वाधिक विस्फोटक है दोस्तों। ठीक, वॉल्केनियन। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है। अब पूछ देगा कौन शांत ढंग से होता है, तो पहले हवाई तुल्य, हवा बन के उड़ जाओ शांत ढंग से। ठीक है, तथा विस्फोट बहुत कम होता है। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी हवाई तुल्य से कुछ अधिक विस्फोट के साथ है। ठीक, हवाई द्वीप फिर उससे अधिक स्ट्रोम्बोली। ठीक है, जबकि पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी है। भीतर या दरारें उद्गार वाले धरातल को दरार पड़ जाने के कारण विनाशकारी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वॉल्केनियन दोस्तों भयंकर उद्गार से होता है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको दो भाग में करेंगे दोस्तों, भूकंप का है। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षक के नाम पर नामकरण किया गया है। ठीक है, पर्यवेक्षक के नाम पर नामकरण किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन पीलियन प्रकार, प्लिनियन प्रकार, स्ट्रोम्बोलियन प्रकार, वोल्केनो प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों निम्नलिखित में किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षण के नाम पर पड़ा नामकरण किया गया, तो पीलियन प्रकार के जो ज्वालामुखी है इसका दोस्तों इस पे पड़ा। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। और जरा विश्ववियत ज्वालामुखी एक लंबा पर्यवेक्षण प्लिनी महोदय द्वारा किए जाने के कारण प्लिनियन प्रकार की ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ठीक है, प्लिनियन प्रकार की ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। कैसा क्वेश्चन लगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें प्लीज़ दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट भी करें ताकि हमारा भी मन करे बनाने का वीडियो। ठीक है दोस्तों, आप शेयर करें ताकि अच्छा लगे, और जिसके पास कंटेंट ना पहुंचे दोस्तों उन लोगों के पास कंटेंट पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों।